इस प्लेटफॉर्म में इतने सीरीज, मूवी, एनिमे, सीरियल और कार्टून है कि अगर कोई बिना एक मिनट स्टॉप किए इसके कंटेंट को लगातार 24 घंटे देखता रहे तो भी 10 सालों में इसके कंटेंट खत्म नहीं होंगे। नेटफ्लिक्स को सबसे ज़्यादा बूस्ट मिला 2020 में कोविड-19 के वक्त, और लॉकडाउन में उनके सब्सक्राइबर भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे। 2020 खत्म होते होते नेटफ्लिक्स के सब्सक्राइबर 192.9 मिलियन हो गए थे। इसी तरह नेटफ्लिक्स ओटीटी प्लेटफॉर्म का वर्ल्ड डोमिनेंट प्लेयर बन चुका है। आपने बहुत से ऐसे स्टोरी सुने होंगे जिसमें काफ़ी मेहनत से लोग अपने कंपनी को आगे लेके जाते हैं, जैसे बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट को आगे ले गया, स्टीव जॉब्स ने एप्पल को और इलॉन मस्क ने टेस्ला को। आज ऐसे ही हम आपके लिए नेटफ्लिक्स के पीछे की हिस्ट्री लाए हैं कि कैसे इसके ओनर ने आज नेटफ्लिक्स को इतना बड़ा कंपनी बनाया। तो चलिए तफसील से जानते हैं इसके बारे में। नेटफ्लिक्स ये एक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ओटीटी प्लेटफॉर्म में से एक है, जिसे 190 से भी ज़्यादा कंट्रीज में देखा जाता है, और कुछ कंट्री में नेटफ्लिक्स बैंड भी है, जैसे चाइना, क्रीमिया, नॉर्थ कोरिया, सीरिया और रशिया। नेटफ्लिक्स को 1 बिलियन प्लस से भी ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है। इस प्लेटफॉर्म के शोज मल्टीपल लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है। इस प्लेटफॉर्म में इतने सीरीज, मूवी, एनिमे, सीरियल और कार्टून है कि अगर कोई बिना एक मिनट स्टॉप किए इसके कंटेंट को लगातार 24 घंटे देखता रहे तो भी 10 सालों में इसके कंटेंट खत्म नहीं होंगे। 2014 से लेके अब तक नेटफ्लिक्स के कंटेंट 132 बार ऑस्कर में नॉमिनेट हो चुके हैं। उनमें से 22 बार वो जीते भी है। नेटफ्लिक्स के कंटेंट इतने मज़ेदार होते हैं कि इसके कंटेंट जितने लोग सब्सक्रिप्शन लेके देखते हैं उतने ही लोग इसके कंटेंट को पायरेसी से भी देखते हैं। और ये एक बहुत फेमस अमेरिकन ओटीटी प्लेटफॉर्म है, जिसे 16 जनवरी 2007 में नेटफ्लिक्स आईएनसी के द्वारा लॉन्च किया गया था। लॉस गैटोस कैलिफोर्निया में बेस करती, जिसे फाउंड किया गया रीड हास्टिंग और मार्क एंडोफ ने। नेटफ्लिक्स का नाम पहले नेटफ्लिक्स आईएनसी भी था। कहानी शुरू होती है रीड हेस्टिंग्स से, जो ग्रेजुएट थे बैचलर्स ऑफ आर्ट्स डिग्री इन मैथमेटिक्स से। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी ब्रूंसविक के बोर्डिंग कॉलेज से, और उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी 1983 में। इसके बाद रीड हेस्टिंग्स ने मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस कंप्लीट किया और 1991 में प्योर सॉफ्टवेयर नाम की एक कंपनी बनाई। वो ये कंपनी को रन करते थे। फिर साल आता है 1995 में एक मूवी आई थी अपोलो 13, जिसका बजट $52 मिलियन था और उसने कमाई की थी $355.2 मिलियन की, और ये मूवी उस टाइम की बहुत फेमस मूवी थी। 1997 में रीड हास्टिंग ने अपोलो 13 मूवी की VHS टेप किराए पर ले रखी थी, और इस मूवी की टेप को देर से लौटाने के कारण उन्हें $40 का फाइन भरना पड़ा। ये फाइन के बाद उन्हें एक आइडिया आया कि मूवी को रेंट पे देने का कोई दूसरा भी तरीका हो सकता है, और उन्हें नेटफ्लिक्स आईएनसी का आइडिया आया। उन्होंने ये कंपनी खोलने के लिए अपना प्योर सॉफ्टवेयर कंपनी को $750 मिलियन में बेच दिया था, और उसके बाद उन्होंने नेटफ्लिक्स आईएनसी को बनाया $250 मिलियन खर्च करके। ये सब में उनके बिजनेस पार्टनर थे मार्क रेंडोल्फ। मार्क रेंडोल्फ ने 1981 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी जियोलॉजी में, और उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी हैमिल्टन कॉलेज, जो न्यूयॉर्क में है। उन्होंने ग्रेजुएशन के बाद बहुत सी कंपनी में काम किया, जैसे मैक्रोमीडिया और बोल्डलैंड इंटरनेशनल। इसके बाद जब रीड हेस्टिंग और मार्क रेंडोल्फ बिजनेस पार्टनर बने, तब रीड हेस्टिंग नेटफ्लिक्स आईएनसी के पहले एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने और मार्क रेंडोल्फ नेटफ्लिक्स के सीईओ बने। इन दोनों के साथ इनके काम में 30 एम्प्लॉय हुआ करते थे, और उनका काम था डीवीडी रेंटल बाय मेल बिजनेस का। 1997 में नेटफ्लिक्स आईएनसी के शुरुआती बिजनेस में कस्टमर को जो जो मूवी देखनी होती थी वो लिस्ट बनाते थे और नेटफ्लिक्स आईएनसी को मेल कर देते थे। फिर नेटफ्लिक्स उन्हें डीवीडी भेज देता था घर पर, और वो जब तक चाहे तब तक देखते थे बिना कोई लेट फीस पे किए। और फिर जब उनका मन भर जाता था, वो डीवीडी पैक करके नेटफ्लिक्स आईएनसी को वापस कर देते थे। नेटफ्लिक्स आईएनसी रेंटल बाय मेल से ऐसे पैसे कमाता था। उस वक्त नेटफ्लिक्स आईएनसी का लोगो कुछ इस तरह हुआ करता था। नेटफ्लिक्स आईएनसी ने बहुत डिफरेंट तरीके से डीवीडी की पेशकश की। 1999 में नेटफ्लिक्स आईएनसी ने सब्सक्रिप्शन मॉडल इंट्रोड्यूस किया। इसमें कस्टमर को मंथली पे करना पड़ता था मंथली डीवीडी रेंट पर लेने के लिए, वो भी 30 दिनों के लिए अनलिमिटेड। फिर 2000 में नेटफ्लिक्स आईएनसी ने पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन एल्गोरिथम इंट्रोड्यूस किया। पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन एल्गोरिथम यूजर के हिस्ट्री को एनालाइज करके उन्हें वही सब चीज रिकमेंड करता था जो ज्यादातर देखते थे। इसकी वजह से नेटफ्लिक्स आईएनसी को आगे जाके बहुत सक्सेस मिली। 2000 में नेटफ्लिक्स ने अपना ये वाला लोगो हटा के ये वाला लोगो बनाया।
फिर एक साल बाद 2001 में उन्होंने ये वाला लोगो भी हटा दिया और ये वाला लोगो बनाया। अब साल आता है 2002। 2002 में मार्क रेंडॉल्फ नेटफ्लिक्स को छोड़ देते हैं। उसके अगले साल ही 2003 में नेटफ्लिक्स 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन अचीव करती है और इनका ग्रोथ काफी तेजी से बढ़ता जा रहा था। 2007 में नेटफ्लिक्स आईएनसी ने अपना नाम चेंज कर नेटफ्लिक्स रखा और इसी वक्त स्ट्रीमिंग सर्विसेज इंट्रोड्यूस किया जो अलाउ करती थी सब्सक्राइबर्स को मूवीज और शोज को डायरेक्टली उनके कंप्यूटर में देखना। 2007 में नेटफ्लिक्स का मार्केट कैपिटल था $1.72 बिलियन का। शुरुआती दिनों में नेटफ्लिक्स पे लिमिटेड चीजें थी जैसे पुरानी फिल्में और कुछ शोज। उनके पास स्ट्रीमिंग पे सिर्फ 1000 फिल्म थी लेकिन 70,000 मूवी की डीवीडी भी थी। समय के साथ उन्होंने अपने स्ट्रीमिंग बिजनेस को एक्सपांड किया और कंटेंट का लाइसेंस लिया और तो और बहुत सारे प्रोडक्शन कंपनियों के साथ पार्टनरशिपिंग की। 2009 में नेटफ्लिक्स के 12 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए थे स्ट्रीमिंग सर्विसेज की वजह से। नेटफ्लिक्स का मार्केट कैपिटल 3 साल में $1.72 बिलियन से $9.27 बिलियन हो गया था 2010 तक। 2010 में ही रीड हेस्टिंग ने नेटफ्लिक्स को इंटरनेशनली लॉन्च कर दिया था और सबसे पहले उन्होंने कनाडा से अपने प्लेटफॉर्म की शुरुआत की थी। कनाडा में लॉन्च करने के बाद उनके सब्सक्राइबर 18 मिलियन प्लस हो गए थे। 2011 में नेटफ्लिक्स ने लैटिन अमेरिका एंड द कैरेबियन में एंटर किया और इस रीजन में उन्होंने सबसे पहले अपने प्लेटफॉर्म अवेलेबल करे ब्राजील, मेक्सिको और अर्जेंटीना में। इन जगहों पे लॉन्च करने के बाद उनको काफ़ी सक्सेस मिली। 2012 में उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म को यूरोप में भी फर्स्ट टाइम लॉन्च किया और यूरोप में उन्होंने सबसे पहले यूके में लॉन्च किया और उसके बाद आयरलैंड में। ऐसे करके यूरोप में भी उनके प्लेटफॉर्म एक्सपांड होते चले गए। 2014 तक उन्होंने ऑलमोस्ट पूरे यूरोप में नेटफ्लिक्स को एक्सपांड कर दिया था। फिर नेटफ्लिक्स ने एक बार और अपना लोगो चेंज किया 2014 में, ये वाला हटा के ये वाला लोगो बनाया। नेटफ्लिक्स ने 2015 में एशिया में नेटफ्लिक्स को लॉन्च किया और सबसे पहले उन्होंने नेटफ्लिक्स को जापान में लॉन्च किया। 2015 तक ऑलमोस्ट एशिया में भी हर जगह नेटफ्लिक्स पहुंच गया था। 2010 में जो नेटफ्लिक्स का मार्केट कैपिटल $18.26 बिलियन था, अब वो 2016 में $89.09 बिलियन तक पहुंच गया था और 79.9 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए थे। ऐसे नेटफ्लिक्स हर जगह एक्सपांड होता चला गया। 2011 में नेटफ्लिक्स ने ओरिजिनल कंटेंट प्रोड्यूस करने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि हमें पैसे लगा के खुद भी कंटेंट बनाना चाहिए अपने प्लेटफॉर्म के लिए। नेटफ्लिक्स ने अपने सबसे पहले ओरिजिनल कंटेंट को प्रीमियम किया 25 जनवरी 2012 को नॉर्वे में और बाकी जगहों पे 6 फरवरी 2012 में स्ट्रीम हुआ। यह सीरीज काफी सक्सेसफुल साबित हुआ। ये एक ड्रामा शो था और इसका नाम था लिली हैमर। के बाद नेटफ्लिक्स ने ओरिजिनल कंटेंट बनाने में बहुत हेवीली इंटरेस्ट दिखाया और बहुत अच्छे कंटेंट बनाए जैसे स्ट्रेंजर थिंग्स, हाउस ऑफ कार्ड्स, द क्राउन, ऑरेंज इन द ब्लैक और नार्कोस जैसे कंटेंट प्रोड्यूस किए। नेटफ्लिक्स सिर्फ टीवी शोज तक सीमित नहीं रहा, उसने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज और मूवीज प्रोड्यूस किए। नेटफ्लिक्स ने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का अटेंशन पाने के लिए बहुत सारी स्ट्रेटेजी अपनाई। उन्होंने फेमस यूट्यूबर को पैसे देकर अपने कंटेंट का प्रचार करवाया और नेटफ्लिक्स की टीम ने बड़े बड़े सेलिब्रिटी को साइन कर उन्हें अपने प्लेटफॉर्म में ले आए। 2016 में नेटफ्लिक्स ने अपना लोगो एक बार फिर चेंज किया। नेटफ्लिक्स को सबसे ज़्यादा बूस्ट मिला 2020 में कोविड-19 के वक्त। कोविड-19 के वक्त नेटफ्लिक्स पे 203.8 मिलियन आवर व्यूज आते थे हर दिन और लॉकडाउन में उनके सब्सक्राइबर भी बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। 2020 खत्म होते होते नेटफ्लिक्स के सब्सक्राइबर 192.9 मिलियन हो गए थे जो 2020 के शुरुआत में 151.5 हुआ करते थे। नेटफ्लिक्स ने अपने प्लेटफॉर्म के सारे कंटेंट को देखकर ओरिजिनल कंटेंट डालने का फैसला लिया। उन्हें ये बात पता था कि किस चीज़ में बेहतर रेस्पॉन्स मिल सकता है और उन्होंने इसी तरह का कंटेंट प्रोड्यूस किया और आज 2023 में नेटफ्लिक्स के सब्सक्राइबर 238.39 मिलियन हो चुके हैं और इसी तरह नेटफ्लिक्स ओटीटी प्लेटफॉर्म का वर्ल्ड डोमिनेंट प्लेयर बन चुका है। नेटफ्लिक्स कमाता है सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल से। इसमें यूजर्स को मंथली पे करना पड़ता है नेटफ्लिक्स के एक्सेस के लिए, जिसमें सब्सक्राइबर्स को अनलिमिटेड नेटफ्लिक्स के सारे कंटेंट देखने मिलते हैं।
नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन पे 4 प्लान होते हैं, मोबाइल ओनली, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। इन सब प्लान के प्राइस अलग अलग होते हैं। नेटफ्लिक्स अपने ओरिजिनल कंटेंट से भी बहुत अच्छे पैसे कमाता है। नेटफ्लिक्स ने एक टीम बना रखी है जो मूवीज़ के राइट्स खरीदती है नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ करने के लिए। इनका फोकस सबसे ज़्यादा फिल्म फेस्टिवल पर होता है, जैसे सनडांस फिल्म फेस्टिवल, कैन फिल्म फेस्टिवल और टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। नेटफ्लिक्स की पकड़ ओटीटी की दुनिया में इतनी स्ट्रांग है कि अगर उन्हें लगता है इस मूवी में बहुत पोटेंशियल है तो वो ये मूवी को रिलीज़ होने से पहले खरीद लेते हैं और प्रोडक्शन कंपनी से लाइसेंस की भी डील कर लेते हैं, एक दिन और टाइम सेलेक्ट करके कि रिलीज़ के बाद इसे नेटफ्लिक्स पे कब डाला जाए। नेटफ्लिक्स एक्सक्लूसिव लाइसेंस राइट्स की भी डील करता है प्रोडक्शन कंपनीज और डिस्ट्रीब्यूटर से। एक्सक्लूसिव लाइसेंस का मतलब होता है कि किसी भी कंटेंट का राइट्स खरीद लेना कि वो सिर्फ हमारे प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम किया जाएगा और बाकी किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं। नेटफ्लिक्स बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बनाता है अपने प्लेटफॉर्म को ग्रो करने के लिए, जैसे कि वो बड़े यूट्यूबर्स को पैसे देकर अपने यूट्यूब चैनल पर बुलाता है और वो उनसे उनके स्टाइल में अपने कंटेंट का प्रमोशन करवाता है। जैसे आशीष चंचलानी, R2H, बीवी की वाइन्स और हर्ष बेनीवाल जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर से अपने कंटेंट का प्रमोशन करवाता है। नेटफ्लिक्स एक एड फ्री प्लेटफॉर्म है, वो ऐड नहीं चलाता स्ट्रीमिंग के बीच में। ये भी एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है लोगों का अटेंशन पाने के लिए। नेटफ्लिक्स ऐसे बहुत से स्ट्रेटेजी लाता रहता है अपने प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करने के लिए और वो इससे अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट करता है।